नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश पे। मैं हूं आपके साथ आरएस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश को मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने 3 दिवसीय दौरे पर 2024 लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियों की तेज। गोरखपुर बलिया में करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों का बैठक पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में भारी बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को मिशन 2024 का करेंगे शुरुआत। बलरामपुर में आयोजित जनसभा को करेंगे सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 का पाठ्यक्रम में किया बदलाव। दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय समेत 50 हस्तियों की जीवनियां शामिल करके वीर सावरकर भी पाठ्यक्रम में शामिल। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रदेश के मौसम में बदलाव। कानपुर, लखनऊ समेत सभी जिलों में बारिश का अलर्ट। झांसी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। वीर सावरकर की जीवनी शामिल हुई है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव। बता दें कि वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। इसी के साथ ही साथ 50 और महापुरुषों की जाएंगी पढ़ाई, जीवन पढ़ाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी अब से। बता दें कि महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी पढ़ेंगे छात्र। वहीं अरविंद घोष, राजा राममोहन रॉय की जीवनी पढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को पास होना भी अनिवार्य किया जाएगा। 10वीं 12वीं के अंक पत्र में नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। वीर सावरकर की जीवनी इस पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। बताया जा रहा है कि 50 और महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी शामिल है। बता दें कि महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय की पढ़ाई की जाएगी। अरविंद घोष, राजा राममोहन रॉय की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। छात्र छात्राओं को पास होना भी अनिवार्य किया गया है। हालांकि 10वीं और 12वीं के अंक पत्र में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। वीर सावरकर की जीवनी भी शामिल की गई है सिलेबस में। बता दें कि 50 और महापुरुषों की पढ़ाई कराई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय की जीवनी पढ़ाएंगे छात्र। अरविंद घोष, राजा राममोहन रॉय की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। इस खबर अधिक जानकारी के लिए सतीश टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है और तमाम जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी भी पढ़ाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। खासकर उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक बोर्ड है, 10वीं और 12वीं क्लास की जो सिलेबस है उसमें 50 से अधिक महापुरुषों को जोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात इसमें है वीर सावरकर को लेकर उनकी जीवनी पढ़ाने की भी बात की गई है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पढ़ाने की बात की गई है। अगर इसके साथ अगर हम बात करें तो महावीर जैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजा सरोजिनी नायडू से ऐसे जो क्रांतिकारी रहे हैं उस समय, अधिक समय में, ऐसे महापुरुषों को कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लाने की पहल की जा रही है। खासकर ये बताया जा रहा है कि युवाओं को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। खासकर अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की बात करें, तो उसमें इस तरह के जो महापुरुष हैं के जीवनी को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि साफ सरकार ने कहा कि इसको अंक पत्र में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ एक जानकारी के तौर पर इसे पढ़ाया जाएगा और अनिवार्य विषय के रूप में इसे देखा गया है।
इस सभी सिलेबस जो भी होंगे इसमें सामाजिक अध्ययन के तौर पे जब देखा जा रहा है तो उसमें जोड़ा जाएगा, और सभी जो युवा हैं खासकर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले आप देखें कि को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। विपक्ष ये कहता है कि जो आजादी से पहले जो महापुरुष थे उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, महात्मा गांधी हो या फिर अम्बेडकर जैसे ऐसे महापुरुष, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। खासकर इसको कहीं न कहीं बीजेपी के तौर पे भी इसको जोड़ा जा रहा है कि बीजेपी के जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनको ही सिलेबस में प्राथमिकता दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है। क्यों ना बीजेपी से हट के या आरएसएस के हट के जो विचारधारा है उनको क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही है। तो तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि जब महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जा रही है तो आजादी के बारे में भी कहीं उनके बारे में भी जागरूक होंगे और आने वाले समय में इससे जोड़कर समाजी जो क्रांति है वो बढ़ावा मिलेगा। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब यूपी बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है सिलेबस में, जिसमें अब तमाम जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। हालांकि इसके जो अंक है वो 10वीं और 12वीं के अंक पत्र में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन इसके लिए पास होना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से ही है, जहां पर 26 व 27 जून को होगी वीडियो की परीक्षा। तो वीडियो की परीक्षा की जाएगी। बता दें कि राजधानी में 91 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। परीक्षा में 1,92,384 परीक्षार्थी भी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर के 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 26 व 27 जून को होगी वीडियो की परीक्षा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ राजधानी में 91 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश दिए हैं। अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त बता रहे हैं आपको, जहां पर 26 और 27 जून को वीडियो की परीक्षा का ऐलान किया गया। बता दें कि राजधानी में 91 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। परीक्षा में 1,92,384 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर के 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 26 और 27 जून को वीडियो की परीक्षा की जाएगी। तो राजधानी में 91 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश जारी किए हैं। वह अहम खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 26 और 27 जून को वीडियो की परीक्षा होगी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की बिगड़ी है तबीयत। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक की समस्या का बताया जा रहा है। 29 अप्रैल से जिला जेल में बंद हैं अफजाल अंसारी। तो गाजीपुर से अहम खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की तबीयत अब बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट की समस्या है उन्हें। बता दें कि 29 अप्रैल से जिला जेल में बंद हैं अफजाल अंसारी। गैंगस्टर में सुनवाई गई उनको 4 साल की सजा सुनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी दी है। सीएमओ गाजीपुर के पत्र से मिली थी जानकारी। तो इलाज के लिए लगा है 3 डॉक्टरों का पैनल। गैंगस्टर में सुनाई गई थी 4 साल की सजा। गाजीपुर से अहम खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की तबीयत अब बिगड़ गई है। बताया जा रहा है उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट की समस्या हुई है। 29 अप्रैल से जिला जेल में बंद है अफजाल अंसारी। गैंगस्टर में सुनाई गई थी उन्हें 4 साल की सजा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सीएमओ गाजीपुर के पत्र में इसकी जानकारी मिली है। अहम जानकारी आपको बता रहे, गैंगस्टर में सुनाई गई थी 4 साल की सजा।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़े हैं। इकरार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर आ रही है गाजीपुर से कि अब अफजाल अंसारी की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, क्या कुछ बताएंगे इस जानकारी पर? जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, जो उनको 29 अप्रैल को 2-4 साल की सजा हुई थी, उनकी गाजीपुर जिला कारागार में बंद है, जिसमें उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके प्रशासन ने आनंद फानंद में 3 मेडिकल सदस्यीय टीम का गठित करके उनकी उपचार किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि उनकी तबीयत जो है वाकई बहुत बिगड़ी हुई बताई जा रही, क्या कुछ बीमारियां उन्हें हैं? जी, बता दूं कि उनको प्रेशर और शुगर से समझ बताया जा रहा है। ये भी रहा था कि उनको जब सजा हुई है तो उनको सुबह टहलने की आदत थी, लेकिन कन्विक्ट होने की वजह से, उनको सजा होने की वजह से उनको मौका नहीं मिल पा रहा टहलने वलने की वजह से, सिर्फ सोने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारियां का हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर अफजाल अंसारी की तबीयत अब बिगड़ गई है, उन्हें 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बरेली से बता दें, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो एकजुट हो विपक्ष। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर के कांग्रेस का साथ देना होगा। पीएम कैंडिडेट कांग्रेस का ही होगा। उन्होंने कहा कि देश के हित में जो भी कानून आएगा उसका स्वागत है। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हिंदू राष्ट्र पर कहा भारत को भारत ही रहने दो। कल की भगवान की मूर्ति की करने पहुंचे थे स्थापना। अहम जानकारी बरेली से, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। आ रहे थे बरेली से, विपक्ष को एकजुट होकर के कांग्रेस का साथ देना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पीएम कैंडिडेट कांग्रेस से ही होगा। तो ये एक बड़ा बयान सामने आया है। तो विपक्ष एकजुट हुआ है। आज आपको बता दें, बड़ी बैठक हुई। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जो पीएम कैंडिडेट है वो कांग्रेस से होगा। साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा कि भारत को भारत ही रहने दीजिए। कल की भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के लिए बरेली पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। वहीं देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी व प्रशिक्षक प्रथम भूषण और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित पुलेला गोपीचंद द स्पोर्ट्स हब में खेल सुविधाओं को लेकर के मंत्रमुग्ध हो जाएं। उन्होंने कहा कि कानपुर में द स्पोर्ट्स हब जैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाने के बाद निश्चित रूप से यहां से खेल प्रतिभाएं निकलेंगी। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में और उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। द स्पोर्ट्स हब पहुंचने पर पुलेला गोपीचंद ने यहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां आने के बाद उन्होंने द स्पोर्ट्स हब के प्रशिक्षकों से परिचय प्राप्त करने के बाद प्रबंध निदेशक पीयूष अग्रवाल और निदेशक प्रणव अग्रवाल के साथ द स्पोर्ट्स हब का निरीक्षण किया। अपनी 2 दिवसीय पाठशाला के पहले दिन उन्होंने द स्पोर्ट्स हब गुरुकुल एकेडमी के ट्रेनी खिलाड़ियों को बैडमिंटन के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। आज मैंने यहाँ पे आज यहाँ पे जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला है वो बहुत ही सुंदर है और ऐसा जो मॉडल है वो देश भर में आएगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और यहाँ पे मेरे बच्चों के साथ जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इंटरेक्शन किया है और बहुत खुशी की बात है कि जो इंथुजियाज़म और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेस यहाँ पे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे प्लेयर उभर के आएंगे। क्या इनको बच्चों को आप टिप्स देंगे?
2 दिन के? डेफिनेटली हमारे जो कोचेस हैं और हमारा जो कोचिंग मेथडोलॉजी है वो यहाँ पे सभी बच्चों को आए, ऐसी उम्मीद से हम यहाँ पे आए हैं। यूपी में अभी क्या बदलाव चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए बैडमिंटन में? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कानपुर से है, जहां पर एक परिजनों ने पड़ोसियों पर उनकी 3 साल की बच्ची को चाकू मारने का आरोप लगाया। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। पड़ोसियों ने बच्ची और उसकी मां पर उनकी भैंस को ईंट मारने का आरोप लगाकर हमला किया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी शिकायत पर थाना पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। हमारा नाम इब्राहिम है। हम इसलिए आए थे पुलिस लाइन पे कि हमारे बच्चे के साथ में घटना करी। अर्जुन, दीपक और भैंस के पीछे लड़ाई हुई थी सर। तो मान लो भैंस खोलने गई थी, उसके बाद आ रही थी वहाँ से, तो संजय के दीपक बोले कि हमारी भैंस को तुमने ईंटा मारा आपने, और गाली देने लगे। तो मम्मी बोली कि हमें गाली ना दो, हमने ईंटा उटा नहीं मारा। तो सीधे दड़दड़ा घर के अंदर घुसते चले गए। इनकी बहन लोग, दीपक की और राकेश की, सबकी चक्कू लिए थी गुड्डी। तो अर्जुन उठा के मेरी बिटिया को मारने लगे धार चक्कू से। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर झांसी से है, जहां पर मध्य प्रदेश से आने वाले पानी का जलस्तर गुरुवार को अचानक बढ़ गया। इसके बाद सुखनई नदी में हालात बेकाबू हो गए। निर्माणाधीन चेक डैम के पिलर क्षतिग्रस्त हो गए। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि गुणवत्ता परक काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से निर्माण कार्य की कलई खुल गई है। मौरानीपुर टाउन एरिया रानीपुर की नगर पंचायत में सुखनई नदी पर चेक डैम बनवाया गया है, जिसमें गेट बाल बरसात में टूट गया। लाख रुपए के खर्च होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही की गई। सुखनई नदी के ऊपर जो अभी ताज़ा जो गेट लगाया गया है वो पहले पानी में टूट गया है। वो इतना कमज़ोर बनाया गया है, ठेकेदार में पैसा भी खा गए हैं और पहले पानी में ध्वस्त हो गया है वो। और इसके गेट से टूटने से जो पानी का भराव रहता है वो अब नहीं होगा, इसलिए कि वो पानी जो है गांव वालों को अब नहीं मिलेगा। गेट इतना कमज़ोर बनाया गया है, इसमें ठेकेदार की पूरी कमी है। इस कमी के कारण इस पर जो है कार्रवाई की जाए, गेट को जो है पुनर्निर्माण कराया जाए, मजबूती से कराया जाए। क्यों यहाँ पर बहाव रहता है बहुत ज़्यादा, वो गेट इतने कमज़ोर बनाया गया कि पूरा बह गया, टूट गया, सब ध्वस्त हो गया। ये अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला केवल मुस्लिम समाज का ही नहीं, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं सभी का मामला है। सभी कम्युनिटी का प्रयास होता है कि वो अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करें। भारत के संविधान ने प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म को पालन करने का पूरी धार्मिक आज़ादी दी है। आर्टिकल 25 से रिलीजियस कम्युनिटी को पूरी तरह से सुरक्षा मिली है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश में हर 200 से 300 किलोमीटर पर ट्रेडिशन और कल्चर बदल जाता है। सरकार से मेरी अपील है कि देश में और जो इश्यूज़ हैं उनके समाधान किए जाएं, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। के आर्टिकल 25 to 30 यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।